हेलो नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है जीके एंड टेस्ट क्लासेस बाय सीपी रावत में। दोस्तों तो आज हम भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन का दोस्तों सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर दोस्तों लाइक और शेयर कर दोगे तो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है दोस्तों, और आपका लाइक करने से कुछ नहीं जाता है दोस्तों, तो लाइक तो कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्या दिया गया है दोस्तों, हम बात किसके बारे में बात करने वाले हैं? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में क्या दिया गया है? इसमें पहला फॉन्ट दिया गया है दोस्तों, आपको पहला फॉन्ट दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या पहला फॉन्ट दिया गया है दोस्तों? तो पहला फॉन्ट क्या दिया गया है? पहला फॉन्ट में दिया गया है आनुवंशिक पदार्थों को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। क्या दिया गया है दोस्तों? इसमें फॉन्ट दिया गया है आनुवंशिक पदार्थों को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल किसे कहा जाता है? यानी आनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। लेकिन ये किसके बने होते हैं दोस्तों? यह डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं। ये डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं। तो दोस्तों अब इस सवाल बनता है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? तो दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल की खोज हमारे न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मेशर ने मवाद कोशिका में की थी। किसमें की थी दोस्तों? फ्रेडरिक मेशर ने मवाद कोशिका में की थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो पार्ट्स है अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अलग अलग कौन से भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो अपना ये दिया गया है न्यूक्लिक अम्ल। क्या दिया गया है दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल। इसके दो पार्ट होते हैं। नंबर एक होता है डीएनए और नंबर दो होता है आरएनए। क्या होता है दोस्तों? नंबर एक होता है डीएनए तथा दूसरा होता है आरएनए। तो डीएनए को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो डीऑक्सीराइबोस कहा जाता है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसके बारे में बात करते हैं, डीएनए के बारे में बात करते हैं। तो डीएनए के बारे में क्या बात करते हैं दोस्तों कि ये जो होता है डीएनए, उसके बारे में बात करते हैं। तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसको क्या है दोस्तों? तीन पार्टों में बांटा गया है। इसी को क्या है दोस्तों, जो डीएनए भाग है उसको तीन पार्टों में बांटा गया है। तो तीन पार्ट कौन से हो जाते हैं दोस्तों? एक हो जाता है अपना डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा हो जाता है फॉस्फेट समूह, तीसरा हो जाता है नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है दोस्तों, तो जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है वो क्या है? पेंटोस शर्करा होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? वो पेंटोस शर्करा होती है। और दूसरा सम फॉस्फेट समूह, तो फॉस्फेट समूह ही होता है दोस्तों। और नाइट्रोजन क्षारक, इसके क्या है दोस्तों? दो भाग कर दिए जाते हैं। इसके जो तीन पार्ट बताए थे उसमें से क्या है, इसके दो भाग कर दिए जाते हैं। अब दो भाग कौन से हो जाते हैं दोस्तों? तो नंबर एक हो जाता है अपना प्यूरिन। क्या हो जाता है दोस्तों? प्यूरिन हो जाता है। प्यूरिन हो जाता है दोस्तों। और दूसरा क्या हो जाता है? पेरिमेडिन हो जाता है। दूसरा पेरिमेडिन हो जाता है। तो प्यूरिन के दो भाग फिर से कर दिए गए दोस्तों। तो एक भाग को क्या कहते हैं हम दोस्तों? एडेनिन कहते हैं, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तथा दूसरा भाग क्या है? ग्वानिन है, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगले एक पैरामीडियन में क्या दिया गया है। तो पैरामीडियन में दिया गया है दोस्तों थायमिन होता है, जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा क्या होता है? साइटोसिन होता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा होगा कि इसके दो पार्ट कितने कितने किए गए। तो दोस्तों क्या है, जो डीएनए का पार्ट था, नंबर एक पार्ट हो जाता है डीऑक्सीराइबोज हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोज हो जाता है, जो पेंटोस शर्करा होती है। दूसरा फॉस्फेट समूह हो जाता है। तीसरा नाइट्रोजन क्षारक हो जाता है। अब तीसरा दोस्तों प्यूरिन हो जाता है। मतलब इसके नाइट्रोजन क्षारक के दो भाग कर दिए जाते हैं। ये क्या हो जाता है? प्यूरिन हो जाता है, एक पैरामेडिन हो जाता है। पेरीमेडिन हो जाता है। तो प्यूरिन के भी कितने भाग कर दिए जाते हैं दोस्तों? दो भाग कर दिए जाते हैं। एक एडिनिन होता है तथा एक क्या होता है? ग्वानिन होता है। इस प्रकार से दोस्तों पेरीमेडिन की भी दो भाग कर दिए जाते हैं। एक होता है थायमिन होता है। क्या है दोस्तों? थायमिन हो जाता है, जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं। एक साइटोसिन होता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से क्या है, इसके दो जो भाग थे उसमें से एक डीऑक्सीराइबोज यानी डीएनए का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। और अपना इसमें से सही परिचित करा दिया गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या ये आरएनए में क्या दिया गया। आरएनए में क्या दिया गया दोस्तों कि आरएनए में दिया गया है दोस्तों कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? आरएनए की फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों डीऑक्सीराइबोज। हाँ, डीऑक्सीराइबोज उसकी हो जाती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाता है। इसकी भी तीन भाग किए गए हैं दोस्तों। जिसे उसमें डीऑक्सीराइबोज था, तो डीऑक्सीराइबोज था तो उसका डीऑक्सीराइबोज, और उसमें क्या है? राइबोज है। तो ये भी राइबोज क्या है? एक पेंटोस शर्करा है। राइबोज क्या है दोस्तों? पेंटोस शर्करा है। और फॉस्फेट समूह होता है ये नाइट्रोजन क्षारक।
अपना होता ही है। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें क्या है, नाइट्रोजन क्षारक को दो भागों में बांटा गया है। नाइट्रोजन क्षारक को भी कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, दो भागों में बांटा गया है। नाइट्रोजन क्षारक को दो भागों में इसको बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से, नंबर एक होता है दोस्तों प्यूरिन, और वही पेरिमिडिन होता है। इसी को प्यूरिन के दो भाग इसमें भी होते हैं, एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। और इसी प्रकार से क्या है, पेरिमिडिन में कि भी क्या होते हैं, इसमें दोस्तों अलग बोला जाता है। उसमें क्या था, थायमिन था, लेकिन इसमें यूरेसिल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, यूरेसिल हो जाता है। और साइटोसिन ये बराबर होते हैं, बस इसमें क्या अंतर है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। जो पेरिमिडिन में होता है उसके दो पार्ट होते हैं नाइट्रोजन क्षारक, उसमें क्या है यूरेसिल हो जाता है बस। जो यूरेसिल को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, और सभी बाकी के क्या है, एकदम पार्ट वही है दोस्तों, जो इसके थे डीएनए के थे वो इसके पार्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, के आगे क्या दिया गया है, अगला फॉन्ट आता है। अब अगला फॉन्ट क्या आता है दोस्तों, क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला फॉन्ट आ जाता है दोस्तों, पॉइंट नंबर, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के प्राकृतिक जैविक बहुलक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड के प्राकृतिक बहुलक होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों, ये होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड प्रकृति का जो जैविक बहुलक होता है उससे बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगला पॉइंट क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट दिया गया है, डीऑक्सीराइबोज व राइबोज शर्करा यानी पेंटोज यानी 5 कार्बन की शर्करा होती है। यानी उससे 5 अणु होते हैं, जो कार्बन के अणु होते हैं वो 5 कार्बन की शर्करा होती है। तो डीऑक्सीराइबोज क्या है, वो पेंटोज शर्करा यानी 5 कार्बन यौगिकों की होती है। यानी और राइबोज शर्करा भी क्या है, 5 कार्बन की शर्करा होती है, जिसे हम क्या है। अब दोस्तों इसमें एक अगला पॉइंट दिया गया है, पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक बराबर क्या बनाते हैं, मेन न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और फॉस्फेट समूह तो दोस्तों सभी में है ही। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर हमारी टेलीग्राम लिंक है दोस्तों, अगर हम इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करते हैं कहीं पाते हैं, तो उसमें से आप टेलीग्राम लिंक पर भी जा सकते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट दिया है दोस्तों कि पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट समूह यानी फॉस्फेट 3 न्यूक्लियो ऑटोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, न्यूक्लिक ऑटोटाइड बनाते हैं। जो फॉस्फेट के 3 समूह मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक ऑटोटाइड बनाते हैं। अब इसमें अलग अलग पॉइंट दिया है। अगला पॉइंट क्या दिया गया है दोस्तों, अगला पॉइंट दिया गया है कि अनेक न्यूक्लिक ऑटोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लिक श्रृंखला बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, पॉलीन्यूक्लिक श्रृंखला बनाते हैं। और ये पॉलीन्यूक्लिक श्रृंखला क्या करती है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लिक श्रृंखला का जो ऑटोटाइड होता है वो क्या होता है दोस्तों, जो डीएनए होता है एक पीली पॉली न्यूक्लिक ऑटोटाइड है। क्या है दोस्तों, जो डीएनए है वो पॉली न्यूक्लिक ऑटोटाइड है। अनेक न्यूक्लिक ऑटोटाइड मिलकर पॉली न्यूक्लिक ऑटोटाइड बनाते हैं। क्या है दोस्तों, अनेक जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें क्या है दोस्तों, पॉली नहीं है। अब जो मिलकर क्या बनाएंगे, तो पॉली न्यूक्लिक ऑटोटाइड की श्रृंखला बनाते हैं। जो डीएनए होता है ना, वो एक पॉली न्यूक्लिक ऑटोटाइड का बना होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है न्यूक्लिक ऑटोटाइड किससे बनता है दोस्तों, तो पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक प्लस फॉस्फेट समूह से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, न्यूक्लिक ऑटोटाइड बनता है। और पॉली ऑटोटाइड का क्या है, डीएनए बन जाता है। यानी अनेक अनेक ऑटोटाइड से मिलकर क्या बनते हैं, पॉली ऑटोटाइड बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसमें पॉइंट दिया गया है दोस्तों, इसमें पॉइंट क्या दिया गया है, पॉइंट दिया गया है डीएनए की द्वितीय कुंडली संरचना यानी डबल हेक्सल मॉडल। क्या कहा जाता है दोस्त, डबल हेक्सल मॉडल किसने दिया था दोस्तों, तो अब वो अपने वाटसन, वो क्या दिया, किसने दिया था दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक ने इसका डबल हेक्सल मॉडल दिया था। कब दिया था दोस्तों, तो 1953 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1953 में दिया गया था। इसके बाद में यानी 1953 में दिया गया था दोस्तों। इसके बाद में इसके लिए उन्हें 1962 में क्या एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार से दोनों उन दोस्तों उन्हें क्या है 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगले पॉइंट में क्या दिया गया है। तो दोस्तों अगले पॉइंट है अपना डी डीनिन। क्या है दोस्तों, डीनिन थायमिन के साथ दो हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। जो डीनिन होता है यानी डीनिन को होता है उसे एडिनिन होता है, सॉरी दोस्तों, जो क्या होता है एडिनिन होता है दोस्तों, एडिनिन क्या, जो एडिनिन होता है वो थायमिन के साथ में किससे
कि दो हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ा होता है, यानी ये ए होता है उसका, और ये दो हाइड्रोजन बंध हो गए, और ये क्या है दोस्तों, टी, यानी ये किससे जुड़ा होता है, तो जो थायमिन से जुड़ता है ना, प्यूरिन में था ना दोस्तों, प्यूरिन में क्या था, एडिनिन था, और थायमिन में से जो थायमिन था दूसरा पार्ट, उससे जुड़ता है तो क्या है दोस्तों, साइटोसिन और ग्वानिन, तीन, हाँ ये हुआ था। इसमें जो दिया गया है दोस्तों, इसमें दिया गया है जो क्या है, ये ए तथा टी तो दो हाइड्रोजन बंध से जुड़ गए तथा साइटोसिन तथा ग्वानिन, क्या है दोस्तों, साइटोसिन तथा ग्वानिन किससे जुड़े होते हैं दोस्तों, तो वो हाइड्रोजन के बंध Cg से जुड़े होते हैं, यानी तीन बंधों से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं दोस्तों, ये तीन बंधे से जुड़े होते हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ पे क्या बंध नहीं लगा है, तो यहाँ पे C बराबर बराबर G, एक और बंद हो जाएगा, यहाँ तीन बंद हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी दोस्तों इसमें क्या एक ही बंद लगा है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसमें तीन बंधों से जुड़े होते हैं, कौन, जो ग्वानिन और साइटोसिन होता है वो क्या है, तीन बंधों से जुड़े होते हैं, और जो एडिनिन तथा थायमिन होता है वो क्या है, दो बंधों से जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है। तो आगे दिया गया है दोस्तों डीएनए, क्या एक अलग ये दिया गया है दोस्तों, डीएनए के एक कुंडलन में 10 न्यूक्लिक ऑटोटाइड होते हैं। जो ऐसे कुंडलन होता है मतलब दोस्तों, डबल एक्सल मॉडल आपको बताया जाएगा बढ़िया तरीके से। उस डबल एक्सल मॉडल जो वाटसन एंड क्रिक ने उसका मॉडल बनाया था, उसमें 10 कुंडल न्यूक्लिक ऑटोटाइड होते हैं। एक कुंडली में क्या है दोस्तों, 10 न्यूक्लिक ऑटोटाइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, का जो संश्लेषण किया गया था कृत्रिम रूप से, किस दोस्तों, संश्लेषण कृत्रिम रूप से किया गया था, वो हरगोविंद खुराना ने किया था, जो भारत के रहने वाले थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना कहाँ के थे, जो भारत के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने किया था। अब इसमें दिया गया है दोस्तों, अगला क्या दिया गया है कि जीवाणुओं में पाए जाने वाला वृत्ताकार डीएनए, क्या है दोस्तों, जो जीवाणु होते हैं उसमें पाए जाने वाला वृत्ताकार डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्लाज्मिड कहलाता है। अगले पॉइंट में दिया गया है दोस्तों, डीएनए का मुख्य कार्य प्रकृति बनाना है, वह आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, कार्य प्रोटीन या संश्लेषण करना है। तो मतलब क्या है दोस्तों, इसका क्या है, प्रकृति बनाना है, यानी उसको डीऑक्सी राइबोज होता है, वो क्या है दोस्तों, खाने को पचाना वगैरह इस चीजों में, और आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनमें क्या है, प्रकृति बनाना होता है, यानी उनके दैहिक गुणों का करता है, संचरण करता है। और ये क्या है दोस्तों, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट में क्या दिया गया है, तो अगले पॉइंट में क्या दिया गया है दोस्तों, अगले पॉइंट में दिया गया है आरएनए तीन प्रकार के होते हैं। क्या है दोस्तों, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो आरएनए क्या है दोस्तों, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आर, आर मतलब स्मॉल आर दिया गया है दोस्तों, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, जो स्मॉल आर दिया गया है वो आर आर एन ए होता है दोस्तों, स्मॉल आर एन ए, यानी राइबो सोमल कहते हैं, कि उसको क्या कहा जाता है, राइबो सोमल आर एन ए कहा जाता है। यानी आर से जो बनेगा क्या है दोस्तों, जो उसमें जो स्मॉल आर दी गई है, जो स्मॉल आर दी गई है उससे क्या बनेगा दोस्तों, इससे बनेगा अपना ये राइबोसोमल। क्या बनेगा दोस्तों, राइबोसोमल बोला जाता है। जो आर वाला प्रकार होता है वो राइबोसोमल होता है, यानी 70% यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। जो आर प्रकार का राइबोसोम होता है वो क्या है दोस्तों, आरएनए होता है आर प्रकार का, उसे राइबोसोमल कहा जाता है, और ये 70% प्रोटीन का संश्लेषण करने में हमारी सहायता करता है। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट में क्या दिया गया दोस्तों, दूसरे पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि एम प्रकार का, किसका, एम प्रकार का जो आरएनए होता है उसे मैसेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो 2 से 3% यह आनुवंशिक सूचनाओं को केंद्र व कोशिकाओं के लिए हस्तांतरित करता है। यानी जो ये एम प्रकार का होता है उसका कार्य क्या होता है, वो तो प्रोटीन संश्लेषण कर रहा था, लेकिन आर प्रकार का, और ये क्या कर रहा है दोस्तों, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, ये 2 से 3% आनुवंशिक सूचनाओं को, मतलब पहले जो हमारे पूर्वजों की जो सूचना थी उन सूचनाओं को कोशिकाओं के मध्य हस्तांतरित करता है। क्या करता है दोस्तों, कोशिकाओं के मध्य हस्तांतरित करता है। अब देखते हैं दोस्तों टी टी प्रकार का, तो टी प्रकार का ट्रांसफर आरएनए क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफर आरएनए। तीसरे प्रकार का होता है दोस्तों, इसमें ट्रांसफर आरएनए होता है। क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफर आरएनए होता है, जो 5 से 10% प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना नहीं है, मतलब सहायता करना ही है। इसका क्या है दोस्तों, ये भी क्या सहायता करता है, यानी जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका क्या है, ये उसको पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, अब होता है टी आर एन ए की
टीआरएनए किलो और लीफ मॉडल दिया गया था। टीआरएनए का मॉडल किसने दिया था? किलो और लीफ मॉडल दिया गया था। ठीक है, किलो और मेडल, किलो और लीफ द्वारा मॉडल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगले पॉइंट में क्या दिया गया है कि अगले पॉइंट में दिया गया है सभी सजीवों का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या है दोस्तों? इसमें दिया गया है सभी सजीवों का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, परंतु वायरस में क्या दिया गया है दोस्तों? परंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए दोनों हो सकते हैं। जो वायरस होते हैं यानी विषाणु होते हैं दोस्तों, उनमें क्या है दोस्तों? ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है क्या सजीवों में जो होता है दोस्तों, सजीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या होता है दोस्तों? डीएनए होता है, परंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए दोनों हो सकते हैं। क्या है दोस्तों? दोनों हो सकते हैं, यानी ये दोनों पदार्थ हो सकते हैं। डीएनए व आरएनए दोनों प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में क्या दिया गया है कि अगले पॉइंट क्या है? आनुवंशिक आनुवंशिक कोड यानी जेनेटिक्स कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। तो जेनेटिक कोड थे, उनकी खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की थी। हमेशा हमेशा त्रिक यानी ट्रिपलेट होते थे। क्या होते थे दोस्तों? ट्रिपलेट होते थे, यानी कुल आनुवंशिक कूटों की संख्या 64 थी। कितनी थी तो दोस्तों? 64 थी, जिनमें से 61 कोड प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। क्या है जो दोस्तों? 61 कोड होते हैं, वो क्या है? प्रोटीन में भाग लेते हैं। तथा दोस्तों इसको क्या है? प्रथम आनुवंशिक कूट, प्रथम जो आनुवंशिक कूट था यानी कोड था, उसका क्या था? क्या था दोस्तों? इसका नाम था ए, यू और जी। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये ए और जी इस प्रकार से थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ दिया नहीं गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सभी से निवेदन है कि अगर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि दोस्तों कि हमारी जो वीडियो बनाई जा रही है वो अच्छी है, ठीक है या नहीं। तो आपको आपकी फीडबैक से हमें पता चलता है। ठीक है दोस्तों, आपसे फिर विदा लेते हैं और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में और एक नई खबर के साथ में। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा एक ऐसे खबर के बारे में, मतलब एक ऐसी जानकारी अपने हासिल की कि जो हमारे आनुवंशिक गुण होते हैं और डीएनए और आरएनए के बारे में हमने पूरी विस्तृत तरीके से जाना था। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए धन्यवाद।